So hello people, this is your channel CTV, and in this video what we are doing the questions of dividend chapter. So ठीक है, तो dividend के जो है questions, अभी जो एडिशनल क्वेश्चन है, जो पीएमए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करते हुए सानिध्य सर ने एक शीट बनाई है। अब सिंस उनकी आज शादी है तो इसलिए हम ये शीट पढ़ रहे हैं तो मतलब जो भी है देखो सारी कंपाइल करके बना के रखिए, अपने लिए पूरी शेयर करके रखिए। बट हमको अब ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना ही है ना, ठीक है, नंबर स्कोर करने तो पढ़ना है। वो बोल के भी रखा है कि फेवरेट टॉपिक है, तो भाई पढ़ लो अब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिविडेंड इसी क्वेश्चन से ही रिवाइज हो जाएगा, अपन क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज कर लेंगे सब, ठीक है। और अगर चलो ठीक है, अगर आपको डिविडेंड याद नहीं आ रहा हो तो एक जो है डिविडेंड का लेक्चर बनाया था जो 25 मिनट में पूरा डिविडेंड हो गया था, पूरा वो अच्छे से हो गया था, ऐसा भी नहीं कि मस्ती में हो गया, अच्छे से हुआ था वो, फिर आप उसको रेफर कर लेना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ निम्बा हेरा केमिकल वो प्रपोज टू ट्रांसफ़र कर रहा है 10% से ज़्यादा ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी टू द रिजर्व। तो एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंशनिंग एडवाइज द बोर्ड ऑफ, क्या तुम कर सकते हो क्या, एंड मैंशनिंग द रिलेवेंट प्रोविजन। तो बोला गया है कि कंपनी जो है कंपनी ट्रांसफ़र कर सकती है बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो कंपनी इज फ्री टू ट्रांसफ़र, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर सकते हो। सी इस क्वेश्चन इसमें क्या होगा कि हम पढ़ेंगे, फिर हम पीछे भी जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर वापस पीछे जाएंगे, तो वीडियो इस सेंस में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बट ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि हम आगे पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं पीछे भूल रहे हैं, हम पीछे भी थोड़ा सा पीछे जाके हम पीछे की चीज़ों को भी एकदम से रिकॉल कर लेंगे, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, जो पेड अप कैपिटल है RST लिमिटेड का, और जो फ्री रिजर्व है वो 31 मार्च 19 का दे के रखा है। अब जो है कंपनी मेड अ लॉस ऑफ 40 लाख आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। अब देखो फ्री रिजर्व जो है ये एज ऑन 31 था, ठीक है, वो पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, ठीक है। अब जो है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब अगर हम P&L की बात करें तो असलियत में हालत तो ये है कि 40 लाख का प्रॉफिट है, 40 लाख का लॉस है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। एज अ रिजल्ट जो है कंपनी ने वो नॉट इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड, वो डिक्लेयर नहीं कर पाई डिविडेंड वो प्रॉफिट में से। हाउएवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनाउंस द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 20%। कंपनी पोजीशन में नहीं है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो अनाउंस कर दिया कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करें 20% ऑफ इक्विटी शेयर, वो हम फ्री रिजर्व में से पे कर देंगे। प्रॉफिट नहीं है तो क्या हुआ, हम फ्री रिजर्व में से पे कर देंगे। तो देखो जब भी प्रॉफिट नहीं होता है ना, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम फ्री रिजर्व से पे करें कि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे करें। अब फ्री रिजर्व से पे कर रहे हो तो तुमको जो है वो करना पड़ जाएगा, रूल 3 का कंडीशन फॉलो करनी पड़ जाएगी, रूल 3 की कंडीशन होती। तो अब 20% ऑफ डिविडेंड पे करें फ्री रिजर्व में से, और जो एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना लास्ट 3 ईयर से 25% है। अब जब लास्ट ईयर में 25% है और तुम डिविडेंड डिक्लेयर करो 20%, तो एक कंडीशन है रूल 3 की, जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है। तो आप 20% ही तो कर रहे हो, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 25 से तो कम ही है, तो सही चल रहा है आपका कामकाज। तो एक कंडीशन तो आपकी पूरी हो रही है, पर आपकी 4 कंडीशन थी रूल 3 में, तो रूल 3 की 4 कंडीशन अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो पहली कंडीशन तो ये थी कि जो डिविडेंड का रेट है वो डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल के रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा ये है कि जब आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, मतलब पैसे विड्रॉ के साथ जब आप पैसे निकाल रहे हो डिविडेंड के लिए, ठीक है, तो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इससे ज़्यादा मत निकालना, 1/10 से ज़्यादा नहीं निकालना। जो पैसे निकाल रहे हो इससे जो है आप लॉस सेट ऑफ करोगे उस फाइनेंशियल ईयर का, जिस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड आप बुक कर रहे हो। 19-20 का डिविडेंड आप 20-21 में बुक कर रहे हो, आप पे कर रहे हो ना, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 19-20, उस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड आप दे रहे हो ना, तो सेट ऑफ करो लॉसेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच डिविडेंड डिक्लेयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ कर लो। डेप्रिसिएशन जो आपने प्रोवाइड नहीं करके रखा है वो डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दो, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि 25% का क्रेडिट, मतलब कि पिछले 3 साल के एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो है 1/10 विड्रॉ जो हो रहा है वो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी पैसे आ रहे हैं सेट ऑफ कर दो लॉसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप डिविडेंड बुक कर रहे हो, और जो है डेप्रिसिएशन भी आप जो है जो प्रोवाइड नहीं करके रखा हुआ है, नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर, तो डेप्रिसिएशन भी आप माइनस कर दो। और फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, विड्रॉ करने के बाद जो बैलेंस है वो बैलेंस 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। तो 2 में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तब देखो क्वेश्चन में क्या चल रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो हम समझना पड़ेगा अब हमको। तो सबसे पहले देखो कि जो भी 20% इक्विटी शेयर जो पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट है। देखो आप जो पे कर रहे हो वो 20 लाख पे कर रहे हो, ठीक है। अब अपने को जो है अपन ने पढ़ा है जब पेमेंट है, वो पेमेंट मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, तो 10 करोड़ है प्लस 50 करोड़ है,
ये जो 60 करोड़ है 1/10 से ज़्यादा पे नहीं कर सकते, तो 10% कितना है, ये 6 करोड़। आप तो 6 करोड़ तक पे कर सकते हो, जो कि इसमें दिया हुआ है कि जो है 10% तक आप पे कर सकते हो। तो कंडीशन तो फुलफिल हो गई, क्योंकि आप तो सिर्फ 20 लाख ही पे कर रहे हो। दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन ये थी कि वो रेट वाला हो गया। तीसरा कंडीशन जो बैलेंस है विड्रॉ करने के बाद बैलेंस, तो बैलेंस में पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जो है वो 15%, ठीक है, सॉरी वो जो है बैलेंस वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, ये बोल रहे हैं कि जो 1.5 करोड़ है ना, ये 1.5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए बैलेंस। तो अभी अपन देख लेते हैं कि जो डिविडेंड ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ना, तो डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट करा है इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का बैलेंस कितना है। तो देखो रिजर्व का बैलेंस वैसे 50 करोड़ है, 50 में से जो है 2 करोड़ का डिविडेंड बुक हो गया, तो ये 48 करोड़ है। तो ये 48 करोड़ एटलीस्ट 1.5 से तो ज़्यादा ही है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया कवर, ठीक है। तो पहली कंडीशन रेट की फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन ये थी कि 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1/10 से तो कम ही था, 2 करोड़ ही था, और 1/10 तो ज़्यादा, 1/10 तो 6 करोड़ आ रहा था। और जो बैलेंसिंग रिजर्व है, तो बैलेंसिंग रिजर्व भी हम समझ चुके हैं, बैलेंसिंग रिजर्व भी नहीं होना चाहिए। बैलेंसिंग रिजर्व जो है वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। तो 1.5 से कम वैसे भी नहीं हुआ है। बैलेंस देखो ना कितना है, 48 है, 1.5 से तो वैसे भी कम नहीं। सारी कंडीशन पूरी हो गई है, तो टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द अबव कंडीशन, डिक्लेरेशन डिविडेंड तो वैलिड है। अब बात आती है पेड अप कैपिटल जो है आरएसटी का, और फ्री रिजर्व है जो 31 मार्च को, वो 10 और 50 करोड़ है। देखो ये 10 और 50 मतलब 60। कंपनी ने लॉस करा है 40 लाख का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद। अब कंपनी उस पोजीशन में नहीं है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस करा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 20%। तो ये तो पूरा का पूरा सेम है, और एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर जो है वो 25% है। तो वैलिडिटी ये पूरा तो पूरा सेम ही हो गया, वैलिड है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड तो वैलिड है। चलो अगला क्वेश्चन, XYZ का इनएडिक्वेट प्रॉफिट था, तो ठीक है आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे कर सकते हो या फ्री रिजर्व से पे कर सकते हो। तो उन्होंने प्रपोज किया कि डिक्लेयर करते 10% इक्विटी डिविडेंड करंट प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व में से, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि करंट प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व में से हम पे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द डेटा फ्रॉम द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, और ये जो है डिविडेंड डिक्लेयर करे करंट प्रॉफिट और फ्री रिजर्व में से। तो ये जो डेटा है, ये डेटा अपन समझ लेते हैं कि 17,500 प्रेफरेंस शेयर थे और इक्विटी शेयर थे। तो अब ये सब भी लिख लो, पूरा डेटा लिख लो कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ठीक है, ये शेयर्स का हो गया, ये रिजर्व का हो गया, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ठीक है। ये सब डेटा लिख लो। पिछले 3 साल का जो एवरेज रिटर्न था वो है 15%, और रेट ऑफ रिटर्न है और एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो है पिछले 3 साल का वो 15% है, दोनों 15% है। तो इन द लाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन द लाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, एनालाइज एंड अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एप्लीकेबल रूल्स मेड देयर अंडर, एंड एप्लीकेबल रूल्स मेड देयर अंडर, कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी विदड्रॉ फ्रॉम फ्री रिजर्व। कितना मिनिमम अमाउंट जो आपको फ्री रिजर्व में से निकालना पड़ेगा उस 10% डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए, कितना निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या तुम्हारे पास करंट ईयर में प्रॉफिट है, हाँ करंट ईयर में प्रॉफिट है। क्या प्रीवियस ईयर में अनडिस्ट्रीब्यूटेड कुछ प्रॉफिट है, ये तो रिजर्व है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरप्लस ही है पीएनएल में। इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब प्रीवियस ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड 63,000 है, मतलब 357 और 63,000। सिंस अगर अपन ने सोर्स देखा तो पहले अपना पीएनएल वाला सोर्स होता है, ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड प्रीवियस ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये तीन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो गया अपना 63,000 प्लस 3,57,000, ये हो गया हमारा 4,20,000, ठीक है। अभी जो 4,20,000 है इससे हम डिविडेंड पे करेंगे, तो पर पहले इक्विटी ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये तो पे कर दें, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पीएनएल अकाउंट है तो इसमें जो है हमने टैक्स माइनस करा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, माइनस करा हमने, पर डिविडेंड थोड़ा ना माइनस करा। तो जो है 17,500 का 9% इंटू 100 कर दो, या है आपका 157,500। देखो ये क्या है, ओके यही निकल रहा है 157,500। तो जो प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने का वो है 2,62,500। मतलब सिंपल सी बात है, ये प्रॉफिट तुम्हारे पास अवेलेबल है। अब पॉइंट ये है कि जो 2,62,500 है वो 2,62,500 मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है, 2,62,500 जो प्रॉफिट है वो मेरे पास अवेलेबल है। अब देखो कि आपको इक्विटी को कितना डिविडेंड पे करना है, आपको डिक्लेयर करना है 10%, ठीक है। अब इक्विटी को डिविडेंड पे करना है तो इक्विटी का पेड अप कैपिटल कितना है, आप मान लो ये 70 लाख, ये हो गया पूरा 70 लाख। 70 लाख का 10% 7 लाख है, 7 लाख में से 2,62,500 तो प्रॉफिट में से ले लोगे। यही है कि 7 लाख में से 2,62,500 प्रॉफिट में से लिया तो बचा हुआ जो है रिजर्व में से उठाओगे। अब जब बचा हुआ रिजर्व में से उठाओगे, अब सिंस जो है हमको 4,37,500, ठीक है, तो टोटल अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट
अब वो जो भी है टोटल अमाउंट ड्रॉन आप जो कर रहे हो रिजर्व में से, ये है 437,500। अब ये जो 437,500 है ये आपको पे करना है, तो आपको ये जो क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे कि जो 437,500 आप निकाल रहे हो, तो सबसे पहले तो जो है अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हो वो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले एक बार वो चेक कर लो। अब देखो ये जो फ्री रिजर्व है, ठीक है, अब ये जो फ्री रिजर्व है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो उसमें आपने जो है बाकायदा जो है पेड अप कैपिटल तो आपने देख लिया 70 लाख है, अब फ्री रिजर्व में आपने जनरल रिजर्व ले लिया। अब रिजर्व में क्या आप पीएनएल सरप्लस लोगे? नहीं, ये सब चीज़ें इधर का ही पार्ट है, ये सब चीज़ें जो है ये जनरल रिजर्व का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो रिजर्व है मतलब ये जनरल रिजर्व जो है ये प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके आया होगा, तब जाके जनरल रिजर्व जो है प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके आया होगा। इस कारण से जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो पोर्शन भी ऐड करेंगे, तो फ्री रिजर्व एक तरीके से हम बोले तो बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड हम ऐड करेंगे। ये वाली चीज़ें नहीं ले सकते क्योंकि वो इसमें ऐड होगा, ठीक है, ये भी इसमें ही ऐड होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो नहीं ले सकते। तो जो है प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो चुका होगा, इससे उसको भी ऐड करा जाएगा, तब जाके आपका ये रिजर्व बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 10% हमने देखा, तो 17,50,000, 70 लाख, 21 लाख, 10 लाख, 85,000, तो 10,85,000 जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतने ज़्यादा विड्रॉ नहीं, तो आप तो इतने विड्रॉ कर रहे हो 4,37,500, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर जब ये बैलेंस निकल रहा है मतलब कि आप 4,37,500 रुपये ये निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब आपके पैसे 21 लाख में से जा रहे हैं, ठीक है, जो बैलेंस है 21 लाख में से गए ना, तो 21 लाख माइनस 4,37,500, ये जो बैलेंस है एक 66 जो भी है 1,66,000, 16,62,500, ये 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, मतलब 15% ऑफ पेड अप कैपिटल कितना हुआ? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा गलत बोलने में आ गया कि 17,50,000 पेड अप कैपिटल की बात करें तो इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आएगी, प्रेफरेंस कैपिटल आएगी, तो हमको प्रेफरेंस कैपिटल करना है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस कैपिटल है इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि जो विड्रॉ हो गया है वो पेड अप कैपिटल का 15% से कम नहीं होना चाहिए, तो 13,12,500 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ द रिजर्व जो है वो तो जो है 16,62,500 है अगर देखा जाए तो ठीक है। एक तो अपन ने रेट की बात करी कि ये जो 10% है, तो और दूसरा जो है 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा का पेमेंट नहीं है, तो पेड अप कैपिटल कितना है ये, और जनरल रिजर्व का फ्री रिजर्व हो गया, तो ये 3 पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व 1/10 से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका अपन ने 1/10 निकाला, 10,85,000 से ज़्यादा नहीं है। फिर पैसे निकलने के बाद जो रिज़र्व का जो बैलेंस है वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए, तो पैसे निकलने के बाद जो रिज़र्व का बैलेंस है वो 1,16,62,500 है, ये 13,12,500 से कम नहीं है, 15% से कम नहीं है, ठीक है। तो सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दी है, तो अब देखो ये सही स्टार्ट हो गया काम, मतलब कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो इधर जनरल रिजर्व दे के रखा है, कैपिटल रिजर्व दे के रखा है, पीएनएल सरप्लस ये सब दे के रखा है। अब समझो डिक्लेरेशन डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फॉर प्रीवियस ईयर हुआ डिस्क्लोज अंडर द हेड सरप्लस, जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हम कर रहे हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट दे के रखे हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो डिक्लेरेशन डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर विच आर डिस्क्लोज अंडर द हेड सरप्लस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट टेंटामाउंट टू डिक्लेरेशन डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। तो क्या बोल रहे हैं कि जो डिविडेंड जो डिक्लेरेशन डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो सरप्लस में बता के रखें इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट टेंटामाउंट टू डिक्लेरेशन डिविडेंड, वहाँ से पेमेंट किया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रिजर्व से पे किया, एंड अकॉर्डिंगली ये रिक्वायरमेंट अट्रैक्ट होती ही नहीं है। मतलब कि जब पीएनएल सरप्लस ऐसा दे के रखे तो वो आप मत मानो कि हम वहाँ से पे कर रहे हैं, ठीक है, कि रिजर्व से पे कर रहे हैं। विल नॉट टेंटामाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 2-3 चीज़ें हैं जो ठीक करने की है। सबसे पहले तो जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व से पे कर रहे हैं, तो ये जो पीएनएल सरप्लस है और नेट प्रॉफिट है ये हटके है ना, ये हटके है, तो जनरल रिजर्व हटके है, इसमें से पे हो रहा है। जब इसमें से पे होता है तो हम ये नहीं मानते कि डिविडेंड में से पे हो रहा है, कि रिजर्व में से पे हो रहा है। दूसरा, ये पीएनएल ये सरप्लस जो भी है ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, पर इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस हुआ ही नहीं था ना, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। तो जो एरर थी, जैसे जनरल जो सरप्लस को मैंने बोल दिया था कि जनरल रिजर्व में ऐड होगा, तो वो नहीं है। जो मैंने बोल दिया था कि जो प्रेफरेंस कैपिटल था उसको मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड बोल दिया, तो नहीं, वो नहीं है, ये प्रेफरेंस कैपिटल वाला पोर्शन है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल में ध्यान रखना है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगा।
आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि वाईजेड लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डिविडेंड प्रपोज किया है 10% ऑफ द ईयर, करंट ईयर प्रॉफिट में से पे कर रहे हैं। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया था 910, तो जब ये 10% पे कर रहे हैं तो 910 में से माइनस होगा। अब वाईजेड डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफ़र एनी अमाउंट, उसकी इच्छा नहीं है कि वो अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे, तो क्या चलेगा? क्या वाईजेड इज़ अलाउड? तो हाँ, कि कंपनी तो में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ट्रांसफ़र कर सकती है ना एनी अमाउंट टू रिजर्व, तो कंपनी के ऊपर ऑप्शन है। तो एज पर द प्रोविजन स्टेटेड अबव द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड जो हम रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, इज एट द डिस्क्रिशन, ये तो डिस्क्रिशन पे। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फिनेंशियल 16-17 जो यूनिवर्सल लिमिटेड है उसने एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा है सेकेंड टाइम। अब आफ्टर डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिवोक द कंडीशन इंटरिम डिविडेंड आफ्टर डिक्लेरेशन, बोल दिया रिवोक कर दो, क्योंकि फिनेंशियल पोजीशन तो पुअर है। तो क्या वैलिड है क्या बोर्ड का डिसीजन? नहीं, वैलिड नहीं है, क्योंकि डिविडेंड वंस डिक्लेयर बिकम अ डेब्ट, ठीक है। तो देखो क्या है कि डिविडेंड वंस डिक्लेयर बिकम अ डेब्ट एंड द शेयर होल्डर, तो रिकवरी तो करनी पड़ेगी ना। शेयर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू रिकवरी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज एज प्रिस्क्राइब। 30 दिन में पे करना है, और शेयर होल्डर अगर 30 दिन में पे नहीं करा तो शेयर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, ठीक है। और डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड होता है, तो डिविडेंड वंस डिक्लेयर बिकम अ डेब्ट, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि आपने जो है रिवोक कर दिया, रिवोक तो नहीं कर पाओगे। अब व्हाट विल बी योर आंसर इफ द बोर्ड प्रपोज टू ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फॉर द करंट ईयर, टू रिजर्व फॉर द करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले 10% से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, करो तुम ट्रांसफ़र, बोर्ड में ही ट्रांसफ़र, उसकी इच्छा पे, उसके डिस्क्रिप्शन पे करो तुम ट्रांसफ़र बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो भी करना है करो। अगला क्वेश्चन, जो ब्रिक्स लिमिटेड है उसने प्रॉफिट अर्न किया है 1000 करोड़ का और डिविडेंड प्रपोज किया है 8.75, पर उसकी इच्छा नहीं है ट्रांसफ़र करना कोई सा अमाउंट रिजर्व में आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न, तो सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये तो डिस्क्रिप्शन पे, कंपनी फ्री टू ट्रांसफ़र एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सोम लिमिटेड जो है डायरेक्टर ऑफ सोम लिमिटेड, उसने डिविडेंड प्रपोज किया 12% इक्विटी शेयर पे, और उसको अप्रूव कर दिया एजीएम में जो 20 सितंबर को हुई थी, और डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, अप्रूव डिविडेंड डिक्लेयर, डायरेक्टर डिक्लेयर द अप्रूव डिविडेंड, और ये जो है 20 सितंबर को डिक्लेयर हो गया। अब वो जो निंजा था ना, जो 1000 इक्विटी शेयर होल्ड करता था 31 मार्च को होल्ड करता था, ठीक है, वो 20 सितंबर को एजीएम हुई है, उसने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए हैं राज को, ठीक है, और ये जो ट्रांसफ़र है 20 मई को रजिस्टर हो गया। अब सिंस राज को 20 मई को ही ट्रांसफ़र कर दिए, तो 20 सितंबर को तो राज है ना शेयर होल्डर, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर तो राज है, तो राज को डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि राज शेयर होल्डर है, राज विल बी इंटाइटल्ड टू डिविडेंड, ही बिकम द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। आलोक जो इक्विटी शेयर होल्ड करता है, फेस वैल्यू 10 लाख है, हैज़ नॉट पेड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टुवर्ड्स कॉल, उसने कॉल का पैसा पे नहीं करा, तो कैन द सेम बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डिविडेंड अमाउंट, तो ठीक है, वो औलाद में आ जाता है। औलाद मतलब कि 127 के कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हाँ, जो है कॉल आपने अगर पे नहीं करे, कंपनी कैन एडजस्ट सम ऑफ 1 लाख टुवर्ड्स कॉल मनी अगेंस्ट द डिविडेंड अमाउंट। तो आलोक को अगर जैसे 1.2 लाख का डिविडेंड पे करना है और 1 लाख का कॉल उससे तो लेना ही बचा है, तो वो 1 लाख का कॉल माइनस कर सकते हैं। आती बात रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, वैलिडिटी एग्जामिन करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ABC लिमिटेड के प्रपोज कर रहे हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करे 20% इक्विटी शेयर होल्डर को, डिस्पाइट द फैक्ट, जबकि ये पता है, डिस्पाइट द फैक्ट पता है कि कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में। तो अगर पब्लिक डिपॉजिट में, अगर आपने रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में दिक्कत है, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो टिल सच फेलियर कंटिन्यू आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, और यही है। तो अगर आपने 73 और फेलियर टू कंप्लाई 73-74 शेल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टिल द फेलियर कंटिन्यू, जब तक फेलियर कंटिन्यू है आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। अब देखो, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने तो डिफ़ॉल्ट ही ठीक नहीं करा है, और फेलियर है 73-74 में फेलियर है, आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। WL लिमिटेड वो लॉस फेस कर रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में। इन द इमीडिएटली थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है ये 50 रेट से,
गुडविल मेंटेन करने के लिए जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो गुडविल मेंटेन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि डिक्लेयर करो 12% इंटरिम डिविडेंड करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या 12% इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं क्या? अब देखो, जब तुम लॉस फेस कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तुम्हारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो ऐसे केस में तुम रिजर्व से पे करोगे। रिजर्व से पे करोगे तो पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड के रेट से ज़्यादा नहीं कर सकते। तुम 12% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो तुम इधर गड़बड़ हो गई, तुम्हारी नहीं कर सकते तुम। ये लिखा हुआ है कि डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर 12% टेनेबल ही नहीं है। जो अगला क्वेश्चन, जो सुप्रीम लिमिटेड है उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा 10%, 10 लाख इक्विटी शेयर पे। अब देखो डेटा नोट कर लो, तो देखो 10 लाख शेयर थे, 10 रुपये के शेयर थे, 10% पे कर रहे हैं, मतलब 10 लाख डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो पे करने के लिए वारंट डिस्पैच कर दी। वारंट को डिस्पैच करना ही पेमेंट हो जाता है, पर एक्सेप्ट 3 शेयर होल्डर जो 50,000 शेयर होल्ड करते थे। तो सबको डिस्पैच कर दिए, ठीक है, डिस्पैच तो सबको कर दिए, पर 3 को नहीं करे, क्योंकि डिस्प्यूट है रिगार्डिंग राइट कि जो है ये डिविडेंड किसको जाना चाहिए, किसका अधिकार है, ठीक है, ये किसका अधिकार है, ये जो राइट है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल, उस टाइटल पे ही डिस्प्यूट है। अब जब टाइटल पे ही डिस्प्यूट है तो हम डिविडेंड वारंट जो है कैसे भेजें? जब टाइटल पे ही डिस्प्यूट है तो हम जो है डिविडेंड वारंट कैसे भेजें तुमको? नहीं भेजा तुमको डिविडेंड वारंट, ठीक करोगे तब भेज देंगे। अब भले ही ठीक करके भेजने में 30 दिन से ज़्यादा लग जाए, पर हमको पता है कि ऐसे केस में जो है हमको 18% की पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारी तरफ से ही डिस्प्यूट है ना, टुवर्ड्स द राइट ऑफ टाइटल। अब ऑन एसर्टेनिंग द पोजीशन 30 अक्टूबर को उन्होंने पोजीशन एसर्टेन करी, ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व डेट, ठीक है, और ऑन एसर्टेनिंग द पोजीशन 30 अक्टूबर को उन्होंने एसर्टेन करा, मतलब 30 दिन बाद उन्होंने देखा और ये पता करा कि जो डिविडेंड वारंट है ना 1.5 लाख के, वो तो इन कैश ही नहीं करे। तो इन 3 को तो भेजे नहीं, और जिनको भेजे उसमें से 1.5 लाख लोगों ने इन कैश नहीं कराया। तो इन 3 का पैसा और 1.5 लाख रुपये ये सबके सब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो विदिन 7 डेज। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि 1.5 लाख तो जा रही है। और ये जो 50,000 शेयर है, ये जो 50,000 शेयर है, ये कितने होल्ड करते हैं? ये 10 रुपये के हैं, और इस पर जो है 10% है, तो 50,000 मतलब 2 लाख आप जो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और अगर इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ डन इन दिस मैटर, अगर नहीं करा आपने ट्रांसफ़र अगले 7 दिन में, तो ऐसे केस में 12% इंटरेस्ट लग जाएगा आपको। देखते 2 लाख ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अब समझो, सबसे पहले तो जो अभी अपनी बात चल रही थी कि 2 लाख, पहले आप आंसर में पूछते हैं कि 2 लाख हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट 50,000 प्लस 1.5 लाख, ठीक है, प्लस 1.5 लाख, और 7 डेज आफ्टर, मतलब कि विदिन 7 डेज, 30 अक्टूबर के 7 दिन के अंदर आपको ये ट्रांसफ़र करना है। यही आंसर है। पर प्रोविज़न में उन्होंने ये पूरा प्रोविज़न उन्होंने बता दिया। प्रोविज़न क्या बता दिया कि जो है, देख लेते हैं। प्रोविज़न ये है कि डिविडेंड डिक्लेयर करा, ठीक है, और पे नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर करा, डिक्लेयर डिविडेंड नॉट पेड, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के अंदर 5 दिन में वही सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, और डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर आपको अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो अगले 7 दिन में जो है एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 30 डेज आपको जो है अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है। फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला। अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालने से ही काफ़ी नहीं है, आपको स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। अब देखो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो विदिन 90 डेज, ट्रांसफ़र करने के 90 डेज में जो है आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या होगा कि देखो ये लोग हैं, इनका ये एड्रेस है, एंड इतना अनपेड डिविडेंड है, और ये जो है आपको वेबसाइट पे प्लेस करना है। तो प्लेस ऑन द वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे, और वेबसाइट अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस वेबसाइट पे आपको बताने का है। और अगर आपने ट्रांसफ़र, अब इधर पोर्शन आया कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है तो ऐसे केस में 12% लग जाएगा, पर एनम का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। और जब भी अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, उस ट्रांसफ़र करने के भी 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं करा, ठीक है, तो फिर वो IEPF अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पॉइंट ये है कि जब अमाउंट आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, अब किसी को पैसा अमाउंट क्लेम करना है, किसी पर्सन को पैसा क्लेम करना है, वो डिविडेंड क्लेम करना है कि भाई वो जो पैसा था ना, वो जो मेरे नाम का पैसा आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करा ना, तो उसको दिमाग में बत्ती लेट जली, तो आ रहा है अब लेने, तो क्लेम कर सकता है, ठीक है। मे अप्लाई टू द कंपनी और पेमेंट फॉर द मनी क्लेम, तो वो कंपनी में अप्लाई कर सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, तो आप कंपनी को अप्लाई करो। पर जब 7 साल के अंदर हम IEPF अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं 7 साल बाद, तो ऐसे केस में अप्लाई फिर कंपनी को नहीं करोगे, IEPF के अथॉरिटी को करोगे।
तो एनी मनी जो आपने ट्रांसफ़र करा है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अगर वो अनपेड है, आपने जो ट्रांसफ़र करा था ना वो अनपेड है, 7 साल तक अनपेड है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र की डेट से 7 साल तक अनपेड है, तो आप वो जो पैसा है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अक्रूड आप फंड में जो स्टैब्लिश है उसमें आप सेंड कर दोगे, और फिर जब आप फंड में जो है आप वो पैसा डाल दोगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक वही स्टेटमेंट बन जाएगा कि ये पर्सन है, इसके ये एड्रेस है, इतना पैसा हमने IEPF में डाल दिया। तो जैसे ही आपने फंड पैसे में डाला तो एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है, तो अथॉरिटी जो एडमिनिस्टर करती है, जो IEPF की अथॉरिटी होती है, वो आपको जो है रिसिप्ट इशू कर देगी। और साथ ही साथ तुमने तो ये तो बोल दिया कि डिविडेंड के पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अब ऐसा है कि शेयर्स भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो भैया कि देखो ऑल शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसके रिस्पेक्ट में डिविडेंड पे नहीं हुआ, तो सारे शेयर जिसके रिस्पेक्ट, ऑल शेयर जिसके रिस्पेक्ट में डिविडेंड पे ही नहीं हुआ भैया, 7 कंसेक्यूटिव ईयर से पे ही नहीं हुआ ना, तो डिविडेंड चलो पे भी कर दिया, तो मतलब कि क्लेम नहीं करा ना, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, क्लेम नहीं किया, 7 साल तक वैसा हुआ ही नहीं, तो मतलब हो सकता है कि वो शेयर्स रहे नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में शेयर्स भी जो है वो ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, शेयर्स जिसके रिस्पेक्ट में 7 कंसेक्यूटिव ईयर से डिविडेंड पे नहीं हुआ है या क्लेम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो शेयर्स भी जो है IEPF में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओनरशिप राइट भी IEPF में ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट ऑफ ओनर ऑफ शेयर भी IEPF में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब प्रोवाइडेड डेट जो क्लेमेंट है, उनको अगर उसको ये क्लेम करना है शेयर्स, ठीक है, तो उसको जो है क्लेम करने, तो उसको IEPF से क्लेम कर सकता है। तो एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर्ड अबव, तो एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर्ड अबव, तो कोई क्लेमेंट है ऑफ शेयर ट्रांसफर्ड अबव, वो इंटाइटल्ड है टू क्लेम द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जो ट्रांसफ़र करा है वो ट्रांसफ़र करने के इंटाइटल्ड है। तो कुछ प्रोसीजर उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एनी डिविडेंड इज, अब देखो, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड फॉर एनी ईयर, अगर कोई सा डिविडेंड पे हो चुका है या क्लेम हो चुका है किसी भी साल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ईयर किसी भी साल में अगर डिविडेंड पे हो गया था, तो फिर ऐसे केस में शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे IEPF में। अगला क्वेश्चन है, RST लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर करा है 20%, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में AGM में, जो शेड्यूल हुई थी 15 जून को। अब RST लिमिटेड लेफ्ट विथ सर्टन अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो जो RST लिमिटेड है कुछ लेफ्ट हो गया था, कुछ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड है, तो उसने ट्रांसफ़र कर दिए अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, ऑब्वियस बात है, ठीक है, अनक्लेम अनपेड डिविडेंड जो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब आफ्टर रिमेनिंग अनपेड एंड अनक्लेम फॉर मोर देन 2 ईयर, ट्रांसफ़र करने के बाद 2 साल तक भी वो अनपेड और अनक्लेम ही थे, तो सम ऑफ द इंटाइटल्ड शेयर होल्डर ने बोल दिया कि आपने तो कंप्लायंस नहीं करा 124 का, तो और RST डिनाई कर रहा है कि वो बोल रहा है कि देव ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है, कंप्लायंस तो करा है, तो कौन तो क्या है, सही है कि गलत बोला है RST ने। तो RST Limited denied, saying that there were certain legal issues on entitlement of the dividend amount to the respective shareholder, state in the light of the given fact, where the allegation marked by the shareholder and the claim for the dividend amount against RST is justifiable, जो एलिगेशन जस्टिफाइबल है। तो देखो एलिगेशन तो जस्टिफाइबल है, तो RST ने क्योंकि स्टेटमेंट सबमिट नहीं करा था, अगर क्वेश्चन में देखो तो आपने जो है अमाउंट तो ट्रांसफ़र कर दिया, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड है वो आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र तो कर दिया, बकायदा सब ट्रांसफ़र कर दिया, पर ट्रांसफ़र करने के बाद भी क्या, आपने स्टेटमेंट ही नहीं बनाया। तो बोला है कि RST लिमिटेड ने फेल टू गिव स्टेटमेंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड सो लाइबल फॉर द नॉन कंप्लायंस, इसलिए लाइबल है नॉन कंप्लायंस के लिए। अब तुमने ऐसा करा, ठीक है, ऐसा इन द सेंस कि आपने ट्रांसफ़र नहीं करा, ठीक है, आपने गड़बड़ कर दी, तो ऐसे केस में 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक, और ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफ़ॉल्ट, मतलब ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए, तो 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 25 लाख, ऐसा है बस, अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो। अगला क्वेश्चन, जो ग्रोमोर प्लांटेशन लिमिटेड है वो लिस्टेड कंपनी है और अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड है 1.5 लाख इक्विटी शेयर फॉर द पास कंटिन्यूस 7 ईयर, तो भैया ये जो है आप ट्रांसफ़र कर दो IEPF अकाउंट में, ठीक है, और ये जो 7 साल है 30 जून को एंड हो रहे हैं। प्रसाद जो CFO ऑफ द कंपनी इज ऑफ ओपिनियन दैट ये जो 1.5 लाख इक्विटी शेयर है शुड हैव ट्रांसफर टू द डीमैट अकाउंट ऑफ IEPF विद इन 30 days,
एंड होने के 30 दिन के अंदर। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो, तो बताओ कि क्या CFO का जो ओपिनियन है वो करेक्ट है क्या एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो पहले तो CFO का ओपिनियन करेक्ट है क्या, तो CFO का ओपिनियन करेक्ट है देखा जाए तो हमें वापस से इसको देखना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, इक्विटी शेयर है ट्रांसफ़र कर दो डीमैट अकाउंट और IEPF, तो और विद इन 30 डेज, तो सही तो है, सही तो है। तो ऐसे केस में ठीक है, क्या CFO करेक्ट है क्या, पर ये बोल रहे हैं कि CFO इनकरेक्ट है। 1 सेकेंड, अब जब ट्रांसफ़र करना है टू द डीमैट अकाउंट ऑफ IEPF, तो ट्रांसफ़र तो उधर ही होता है ना, IEPF में ही होता है ना। देखते हैं, चलो। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ ग्रोमोर प्लांटेशन ड्यू डेट शेल भी 31 अक्टूबर 17। 1 सेकेंड, ड्यू डेट 31 अक्टूबर 17 कैसे, 30 जून के बाद ड्यू। 1 सेकेंड, 31 अक्टूबर कैसे हो गया, ठीक है, शेल बी क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट विद पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, तो प्रोविजन टू द रूल्स, अच्छा ओके, ये क्वेश्चन ही अलग है, ये क्वेश्चन ही अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही अलग है, काटो इसको क्वेश्चन को। इसमें तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एक रूल आया था, उस रूल में ऐसा था कि अगर आपके 7 साल 7 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में ख़त्म हो रहे हैं, तो ऐसे केस में जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर हो जाती है। ये है, तो ये तो अभी अपने को कोई वैलिड है ही नहीं, वो रूल तो अब निकल चुका है। चलो, अब जो AGM है वहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30%, ठीक है, पेपर ऑन पेड अप कैपिटल एज रिकमेंडेड। तो AGM में डिक्लेयर हुआ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड करा था, ऑन 30 अप्रैल को रिकमेंड करा था और AGM में डिक्लेयर हो गया, पर कंपनी ने वारंट पोस्ट नहीं करे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंपनी वॉज अनेबल टू पोस्ट द डिविडेंड वारंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी अप टू 30 जून। 30 जून तक पोस्ट नहीं किया, और अभी अपन ने क्या बोला था कि भैया डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर पोस्ट कर दो। तो रंजन ने तो सूट ही फाइल करा और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और वो इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है 20%। तो रंजन सक्सीड होगा क्या भाई, 20% तो नहीं कर सकता डिमांड, ठीक है, तो तुम 20% तो डिमांड नहीं कर सकते। और डायरेक्टर की लाइबिलिटी क्या है, अगर आपने पेमेंट नहीं करा टाइम पे तो डायरेक्टर की लाइबिलिटी क्या है, तो उसको तो 2 साल की तो जेल है, वो जेल जाएगा 2 साल, और 1000 पर डे का डिफ़ॉल्ट है, एक्सटेंड टू 2 ईयर जेल है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अगर नोइंगली पार्टी टू डिफ़ॉल्ट है, और 1000 रुपीज़ पर डे। अच्छा 1000 रुपीज़, ओके, 2 साल तक जेल और 1000 रुपीज़, और 18% है, तो रंजन विल नॉट सक्सीड द क्लेम अगर वो 20% डिमांड कर रहा है तो। फिर आता है क्वेश्चन 13, पढ़ो। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर XYZ कंपनी लिमिटेड के हैं, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ही डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, लेटर अप्रूव हो गया। मीन टाइम डायरेक्टर एट अनदर मीटिंग वो रिजोल्यूशन पास करते हैं कि डाइवर्ट कर दो टोटल डिविडेंड, ठीक है। तो दूसरी मीटिंग में क्या डिसाइड करते हैं, पहली मीटिंग में तो बोल दिया कि डिक्लेयर कर दिया, अब वो दूसरी मीटिंग में बोल रहे हैं कि डाइवर्ट कर दो टोटल डिविडेंड, कि जो हम पैसा जो है वो पैसे क्यों दे, हम तो इन्वेस्टमेंट परचेस कर लेते हैं ना, तो डाइवर्ट कर दिया उतना, अभी डाइवर्ट कर दिया, और डिविडेंड जो है शेयर होल्डर को 45 दिन बाद पे करा, तो वायलेशन ऑफ द प्रोविजन है, ठीक है। कंसिक्वेंसेस क्या है, तो वायलेशन ऑफ प्रोविजन तो है, क्योंकि फेल टू पे डिविडेंड 30 दिन के अंदर डाइवर्ट कर दिया। कंसिक्वेंसेस ये है कि डायरेक्टर को 2 साल तक की जेल है और 1000 रुपीज़ का फाइन पर डे है, 18% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आपका आंसर तब क्या होगा कि जब पेमेंट तो जो है 45 दिन बाद किया है, पर जो डिविडेंड का अमाउंट है, इसलिए क्योंकि अमाउंट जो है एडजस्ट बाय द कंपनी अगेंस्ट द ड्यूज, तो ड्यूज के अगेंस्ट आप एडजस्ट करके डिविडेंड लेट पे कर रहे हो तो चलेगा, ठीक है। तो शेल नॉट डीम टू बी एन ऑफेंस, उस केस में चलेगा क्योंकि एक्सेप्शंस में आ जाता है, ठीक। 14, स्टार लिमिटेड ने डिक्लेयर करा पे करा डिविडेंड इन टाइम टू ऑल इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इन द फॉलोइंग 2 केसेस, शीला जो 250 शेयर होल्ड करती है हैज़ मैंडेड द कंपनी
टू डायरेक्टली डिपॉजिट, उसने मैंडेट करके रखा था कि डायरेक्टली डिपॉजिट करो उसके बैंक अकाउंट में, ठीक है। वो कंपनी अकॉर्डिंगली उसने डिविडेंड भी रेमिट कर दिया, बट द बैंक रिटर्न द पेमेंट। तो रेमिट तो करा था पर बैंक ने पेमेंट ही रिटर्न कर दिया ऑन द ग्राउंड डेट कि तो जो तुम पेमेंट कर रहे हो ना, तो ऑन द ग्राउंड डेट कि वो सरनेम में डिफरेंस है। और कंपनी ने ना वो चीज़ बताई नहीं शीला को, मतलब कि कंपनी ने शीला को फॉलो करा पर गड़बड़ दिखी, डिफरेंस इन सरनेम दिखा तो पेमेंट नहीं हो पाया, पर कंपनी ने ये इन्फॉर्म नहीं करा। अब ये कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं करा ना तो ये गड़बड़ हो गई। अगर तो एक बार कम्युनिकेट करता कि अगर शेयर होल्डर की डायरेक्शंस को कंपनी कंप्लाई नहीं कर पा रही है तो कंपनी को ये नॉन कंप्लायंस कम्युनिकेट करना था, ठीक है। और कंपनी ने कम्युनिकेट करना था, पर कंपनी ने अगर कम्युनिकेट नहीं करा तो ऐसे केस में कंपनी ने कम्युनिकेट नहीं करना तो नहीं करा तो 30 दिन के अंदर पे करना है, पर तुमने 30 दिन के अंदर पे नहीं करा होगा। देखो कंक्लूजन क्या है, गिवन सिचुएशन कंपनी हैज़ फेल्ड टू कम्युनिकेट नॉन कंप्लायंसेस, हैंस द पीनल प्रोविजन 127 एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अब 127 इंटर देयर प्रोवाइडेड नो ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड, कि कोई भी ऑफेंस मतलब कि कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर आप डिविडेंड 30 दिन में पे नहीं कर पाए ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्योंकि इधर सेकंड पॉइंट ये था कि डिविडेंड जो 50,000 का है वो नॉट पेड टू मोहन जो डिजीज्ड है, उसको पे नहीं कर पाया इन द व्यू ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट के कारण अबाउट द सक्सेशन की डिस्प्यूट था कि कौन है सक्सीड, मोहन होगा कौन होगा सक्सेसर कौन होगा, तो नहीं पे कर पाए, फैमिली डिस्प्यूट था, ऑपरेशन ऑफ लॉ था, नहीं कर पाए, ठीक है। तो डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल, तो फैमिली डिस्प्यूट जो है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ में आ जाता है। डायरेक्टर सोम लिमिटेड ने डिविडेंड प्रपोज किया 12%, सेम वॉज अप्रूव्ड 20 सितंबर को, ठीक है। अब जो अशोक इक्विटी शेयर होल्ड करता है फेस वैल्यू 10 लाख हैज़ नॉट पेड अमाउंट 1 लाख, तो 12% डिविडेंड है, ठीक है। 10 लाख के शेयर होल्ड करता है मतलब 1.2 लाख अशोक को मिलेगा, बट उसने 1 लाख का पेमेंट नहीं करा तो सेम एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो सेम एडजस्ट कर दिया ना तो ठीक है। बचे हुए 20,000 जो है, जो बचे हुए 20,000 है कैन बी पेड टू हिम इन कैश, चेक वारंट कैसे भी पे करना है, ठीक है, कैसे भी पे करो आप, ठीक है, कैश चेक और कैसे भी पे करो आप। बचे हुए 20,000 जो है आप 30 दिन के अंदर पे करो, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड अकॉर्डिंग टू, देखो इधर एक बार ये पढ़ लेते कि डिविडेंड डिक्लेयर करा एंड कॉल इन अरियर था एंड अदर सम ड्यू फ्रॉम मेंबर, तो उस केस में कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट करा है, ठीक है। अगर डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट करा है एंड सम ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर। अगला जो नीनी है 1000 इक्विटी शेयर होल्ड करती है, बट उसने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर राज को, 20 मई को ही ट्रांसफ़र करते थे, 20 मई 16 को, और ये डिविडेंड डिक्लेयर तो 20 सितंबर को हुआ है, तो राज को डिविडेंड मिल जाएगा, डिविडेंड को मिल जाएगा। तो डिविडेंड के लिए कौन इंटाइटल होगा, डिविडेंड के लिए तो राज ही इंटाइटल होगा, ठीक है। चलो करण जो है होल्ड कर रहा है 5,000 इक्विटी शेयर, करण वॉज होल्डिंग 5,000 इक्विटी शेयर। अ फाइनल कॉल 10 पर शेयर वॉज नॉट पेड बाय करण। अब 5,000 शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब 5,000 से 50,000 5 लाख। अब फाइनल कॉल जो है 10 पर शेयर वॉज नॉट पेड, मतलब 50,000 पे नहीं करा। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 10%। अब बताओ क्या है, अब डिविडेंड 10% डिक्लेयर हुआ है तो 50,000 डिक्लेयर हुआ था, तो जो 50,000 है तो पूरा ही एडजस्ट हो गया, तो कैन बी एडजस्टेड फुल्ली। अगला जो क्वेश्चन है कि पब्लिक कंपनी ने हैज़ बिन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, जो डिक्लेयर कर रही डिविडेंड 20% ऑन इक्विटी शेयर 3 साल से। अब कंपनी ने कोई एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं करा है, बट इट हैज़ गॉट एडिक्वेट रिजर्व, तो उसके पास पर एडिक्वेट रिजर्व है, उसका प्रॉफिट नहीं बट रिजर्व, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं एक रेट को मेंटेन करने के लिए 20% के। तो एडवाइज द कंपनी एज टू हाउ इट शुड गो अबाउट, कैसे उसको प्रोसीड करना चाहिए अगर उसको डिक्लेयर करना है डिविडेंड एट द रेट 20%। तो अगर तुझे 20% का रेट डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रूल से की सारी कंडीशन लिख लो कि जो विड्रॉल है वो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेट एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, और टोटल अमाउंट जो विड्रॉ है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है वो फर्स्ट यूटिलाइज होगा, पहले यूटिलाइज होगा प्रीवियस ईयर के वो लॉसेस से सेट ऑफ करने में, डेप्रिसिएशन को अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो, और फिर जो विड्रॉ करने का जो रिजर्व का बैलेंस है वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है
इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 20% है। तो क्या बोला है कि इन द गिवन केस कंपनी डिक्लेयर 20% प्रॉफिट, इट हैज़ द रिक्वायर्ड रेसिडुअल रिजर्व, ठीक है, एंड इट हैज़ अ रिक्वायर्ड रेसिडुअल रिजर्व, उसके पास रिजर्व है, ठीक है। तो आफ्टर सच पेमेंट 15% ऑफ पेड अप कैपिटल एज अपियरिंग इन इट्स लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the company should have the dividend recommended by the board and put up for the approval. 1 second. Sorry. In the given case, company can declare dividend 20% provided it has required residual reserve. Required residual reserve मतलब कि अब इसको मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ कि इसका required residual reserve होना चाहिए वो 15% of paid up capital. अब the company should have dividend recommended by the board. The company should have dividend recommended by the board and put up for the approval of the member. तो डिविडेंड जो है वो बोर्ड रिकमेंड करेगा, मेंबर्स को अप्रूव करेंगे एजीएम में एज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर, क्योंकि जो डिक्लेयर करना है वो तो मेंबर ही डिक्लेयर करेगा, ठीक है। बोर्ड तो डिक्लेयर करने से रहा, ठीक है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो बोर्ड से रिकमेंड करवा के आप डिक्लेयर कर दो, डायरेक्ट डिक्लेयर आप नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये एडिशनल क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो फ्यूचर फैशंस के थे एट इट्स मीटिंग रिकमेंड करा डिविडेंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल पे, वो लेटर शेयर होल्डर ने अप्रूव करा एजीएम में। देयर आफ्टर डायरेक्टर एट अनदर मीटिंग, ओके, वो डाइवर्ट कर दिया और वो 45 दिन के अंदर पे कर दिया, तो वो कॉन्ट्रावेंशन है और ठीक है आपको वो है कॉन्ट्रावेंशन है, तो 2 साल तक की जेल है और वो आपको पे करना पड़ेगा। 2 साल तक की जेल है और 1000 पर डे का फाइन भी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये सब था, ठीक है। कंसिक्वेंसेस ये था कि वो 2 साल का है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम फाइन है 1000 पर डे। और ये करने के बाद जो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करने के बाद और आपको जो है कंपनी को, जो डायरेक्टर की बात करी, कंपनी को तो लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट 18% ड्यूरिंग द पीरियड। फिर क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 क्या है, बैलेंस शीट ऑफ एमडीएल लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है। ये पूरा डेटा दे के रखे हैं, ठीक है। इसको एक बार समझ लो, पहले मैं पूरा डेटा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उस डेटा को आप एक बार भी समझ लेना खुद से भी। तो जो है पेड अप शेयर कैपिटल में उन्होंने पहले इक्विटी शेयर की बात करी कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर की बात करी और प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी है, रिजर्व एंड सरप्लस की उन्होंने बात कर ली। डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड है और डिक्लेयर बाय द कंपनी 16 में, 17 में, 18 में, तो उसका एवरेज हो जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन पर कभी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं बटा है, ठीक है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेंटेन करना है, ठीक है, मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड, वो 15% मेंटेन करना है, ठीक है। और अनक्लेम्ड डिविडेंड 1 लाख का अनक्लेम्ड डिविडेंड भी है। अब वन ऑफ द डायरेक्टर जो है ऑब्जेक्टेड टू द डिक्लेरेशन डिविडेंड, स्टेट कर रहा है कि सरप्लस इज टू बी रिजर्व फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, जो सरप्लस है वो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखो। तो बोर्ड को आपसे एडवाइस चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास सरप्लस है, तुम डिविडेंड बांट सकते हो, कंपनी जो है डिविडेंड बांट सकती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, ठीक है। तो इन द इवेंट ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है, ओके, तो आप डिविडेंड तो बांट ही सकते हो, ठीक है। आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिक्लेयर कर रहे हो या रिजर्व से डिक्लेयर कर रहे हो। तो इन एडुकेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, तो कंपनी डिक्लेयर कर सकती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाया, ठीक है, एंड ट्रांसफर्ड बाय कंपनी टू द रिजर्व, जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाया और कंपनी ने उसको रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। हाउएवर जो डिक्लेरेशन है तो उसको जो है रूल सी का आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूल सी की सारी कंडीशन अपन ने पढ़ ली। अब कैलकुलेशन एंड कंक्लूजन। सबसे पहले रूल सी का पहला पॉइंट ये है कि रेट एवरेज होना चाहिए, उस एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये एवरेज 20% है और कंपनी भी यही चाह रही है कि 15% का रेट मेंटेन करना है। तो ठीक है, रेट तो कम ही है, पहली कंडीशन तो आपकी पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन, आप पेमेंट कर रहे हो तो 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल में आप 8 लाख से इधर 8 करोड़ आ गया, ये इधर जो है 2 लाख से 8 लाख से ये 80 लाख और 8 करोड़ आ गया, और ये 2 लाख से जो है 20 लाख आ गया, तो 8 करोड़ 20 लाख, ठीक है। 8 करोड़ 20 लाख प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जो फ्री रिजर्व है तो जो है रिजर्व सरप्लस 23 करोड़ है, तो जो फ्री रिजर्व है तो ऑब्वियस है, सब पीएनएल नहीं, आपको रिजर्व एंड सरप्लस देखना है, पीएनएल अकाउंट नहीं देखना है कि आपको पीएनएल
करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है, आपको ये सब थोड़ी ना देखना है, आपको तो रिजर्व एंड सरप्लस देखना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सब थोड़ी ना देखना है आपको। 23 करोड़ है ये देखो, तो देखो अगर हम देखें तो 23 करोड़ और 33 करोड़ का 10% जो है 3.3 करोड़, ये 3.3 करोड़ आप जो है पेमेंट कर सकते हो। पर ये पेमेंट कितना कर रहे हैं, ये तो 15% ही पे कर रहे हैं, तो 8 करोड़ का 15% कितना हुआ, 8 2 4 6 7 8 करोड़ का 15%, ये है 1.3 करोड़ देखा जाए तो। पर अब जो 1.3 करोड़ का भी है पेमेंट, तो पहले तो आप प्रॉफिट यूटिलाइज़ करोगे ना, सोर्सेस में पहले आप प्रॉफिट यूटिलाइज़ करोगे। अब प्रॉफिट में भी अगर आप देखो तो 1 करोड़ है देख रखा है, ठीक है। और प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, तो जो है आपको 3 पॉइंट कितना जो भी आप पे करो इक्विटी डिविडेंड, तो आप पहले प्रॉफिट में से उसको यूज़ करोगे ना, तो पहले 1 करोड़ का आपके पास तो है प्रॉफिट, है ना। 80 लाख जो है आपका तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपका चले जाएगा, ठीक है। 20 लाख, तो 80 लाख बचा, तो 80 लाख को आप पे करो ना, आप इक्विटी डिविडेंड के लिए पहले 80 लाख यूज़ कर लो, बचे हुए जो है 40 लाख के लिए आप रिजर्व से विड्रॉ करो, और रिजर्व से आप 3.3 करोड़ तक विड्रॉ कर सकते हो। थर्ड कंडीशन ये है कि आपको जो लॉसेस है वो लॉसेस को आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन तो यही है ना कि आपको लॉसेस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो अब पॉइंट ये है कि इसमें लॉसेस दे के रखे थे क्या, मतलब कि आप जिन्हें जो अमाउंट विड्रॉ करा, जो भी आप जो है कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो 40 लाख जो भी है, तो आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। दैट्स वाई थर्ड कंडीशन, कोई लॉस, देयर वाज नो लॉस टू बी सेट ऑफ इन द करंट ईयर, तो देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट ऑनली, सिर्फ प्रॉफिट ही इनएडिक्वेट है, बाकी कोई लॉस को सेट ऑफ तो करना नहीं है। और फोर्थ ये कंडीशन है कि जो पैसा निकलने के बाद जो बैलेंस बचता है, जो कि ऐसा हो रहा है कि 40 लाख निकलने का जो बैलेंस बच रहा है वो रिजर्व में कितना बचेगा, वो बचेगा 22,60,000। 22,60,000 15% होना चाहिए, नहीं मतलब कि वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल कितना है, तो भाई 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, ये जो हमने निकला था 10 करोड़, इसका 15% है 1.5 करोड़, 150 लाख होना था। और फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो एडवाइस टू द बोर्ड है कि आप डिक्लेयर कर सकते हो डिविडेंड, ठीक है। तो डिक्लेयर करो डिविडेंड 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्शन ऑफ द वन ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन तो जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टर ने ऑब्जेक्ट करा था ना, इधर डायरेक्टर ने ऑब्जेक्ट करा था टू द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड स्टेटिंग दैट सरप्लस इज टू बी प्रिजर्व। बोल रहा है कि जो सरप्लस है ना वो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखो, काय के लिए रखो, हम भैया डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, रूल ठीक है, हमने कंप्लायंस करा है, ठीक है। क्वेश्चन 20, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो केएम लिमिटेड का था उसने अप्रूव करे, हैज़ अप्रूव्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो उसने अप्रूव करे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नेट प्रॉफिट शो कर रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड प्रपोज किया बिना ट्रांसफ़र करे अमाउंट रिजर्व के, ठीक है। तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी अमाउंट टू रिजर्व ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 इन द बोर्ड मीटिंग जो हेल्ड हुई थी 31/7/2020 को, उसको अप्रूव भी करा 30/9 को। इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑब्जर्व करा है दैट कंपनी फेल्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ 73, ओके। और फेलियर भी कंटिन्यू था 3 महीने तक। तो अबव फेलियर जो है वो फाइनली जो कंप्लाई करा था, फाइनली जो अबव फेलियर है वो फाइनली जो कंप्लाई करके रखा है वो 31/12/19 को कंप्लाई करा। तो देखो ना कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे फॉर द फाइनेंशियल 1920 थे ना, 1920 में जैसे कि उन्होंने प्रॉफिट शो करा और जो है बिना कोई ट्रांसफ़र भी नहीं करा, बोर्ड मीटिंग भी इस दौरान ही हुई थी, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लग रहा है कि कंपनी ने 73 के प्रोविजन फॉलो नहीं करे, और ये पर ठीक है 31/12/2019 मतलब कि 2019-20 का जब पीरियड था ना, तो 31/12/2019 को फाइनली कंप्लाई कर लिया था। अब जो के लिमिटेड जो एसोसिएट कंपनी है, जो के लिमिटेड की एसोसिएट है के इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना के लिमिटेड के, उसने डिविडेंड प्रपोज किया 9%, तो के की ही एसोसिएट जो है के लिमिटेड ने ऐसा करा, जो बोर्ड मीटिंग हेल्ड हुई थी 30/6/2020 को, उसको अप्रूव करा 31/7 को। और आंसर द फॉलोइंग, कैन केम लिमिटेड डिक्लेयर कर सकता है डिविडेंड, तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो बिना ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू रिजर्व, क्या आप अमाउंट डिक्लेयर कर सकते हो, तो हाँ आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो ठीक है, तो केम लिमिटेड कैन डिक्लेयर डिविडेंड,
without transfer any amount to reserve. Does the failure to comply with the provisions of 73 have impact on the declaration? हाँ, impact on the declaration है, मतलब कि impact on the declaration है जब तक वो failure चल रहा था, पर वो तो ख़त्म हो गया ना 19 में, तो उसका impact अब नहीं है. जब पेमेंट कर रहे हैं 2020 में, तो अब नहीं है. तो it does not have any impact on the proposed dividend by the board. तो उसका अब impact नहीं है on the proposed dividend. ठीक है. This does not have any impact on the proposed dividend by the board of director. जो ठीक है, जो 31 साल का प्रपोज किया था, शेयर होल्डर ने अप्रूव करा. ठीक है. फिर बात आती है कि कैन के लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर 9% मेंशन अबाउ. तो के लिमिटेड तो वैसे भी एसोसिएट है के का, तो डिविडेंड तो वो डिक्लेयर कर सकता है, वो कितना भी डिक्लेयर करना है, कर हमने तो वो कहा रोका. ओ माय गॉड, इसमें गड़बड़ है, इसमें सोचने में ही गड़बड़ है. के लिमिटेड जब एसोसिएट है के की, जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, और वो बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज डिविडेंड 9%, ठीक है, वो बोर्ड मीटिंग 30 जून को ही और अप्रूव कर रहा है एजीएम में 31/7 को. तो ये तो नॉर्मल जैसे ही केस लग रहा है कि भाई ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी भी कर सकती है. अब समझो क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 कंपनी हैविंग अ लाइसेंस सेक्शन 8, वो तो प्रोहिबिटेड है ना डिविडेंड पे करने से. ओके, तो के लिमिटेड कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, नहीं कर सकते डिविडेंड डिक्लेयर. तो ये 51 मिनट 52 मिनट में जो है अपन ने जितना भी अपने जो क्वेश्चंस करे, ये क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन अच्छा था. ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि जो है हमने सारे डिविडेंड के क्वेश्चन को कवर कर लिया है, सारे प्रोविजंस को भी इसी से हमने रिवाइज भी कर लिया है एक तरीके से. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने रिवाइज भी कर लिया. ठीक है, सो ये डिविडेंड के चैप्टर अपना ओवर होता है. अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय.